नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो कि उपयोगी होगा आने वाली आपकी जो 20 अगस्त 2023 को होने वाले सीटेट एग्जाम के लिए। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट की। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और नोट्स के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर के आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी डीके को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलते हैं ईवीएस नोट्स और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस सेट एक बिल्कुल लो कॉस्ट में। तो चलिए, आप इस पर इंटरेस्टेड हैं तो इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अंतिम 18-20 दिवस की जो तैयारी है उसको अच्छा कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट से। जो क्वेश्चन निकल करके आ रहा है वहाँ पर है, विद्यार्थियों को किस पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्रियों को ज्यों को त्यों कह देने भी या पाठ्य पुस्तक से सीखने पर, संदर्भ रहित अधिगम से या फिर रचनात्मक आकलन पर। तो देखिए, विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? तो विद्यालयों को जो बल देना चाहिए वो देना चाहिए शिक्षार्थियों के लिए रचनात्मक अधिगम पर बल यहाँ पर देने की आवश्यकता होगी और इसके लिए विकल्प डी हमारा उत्तर होगा। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए यहाँ पर स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्व आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावनाओं को बढ़ावा देना, मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। तो देखिए, यहाँ पर स्व आकलन हेतु अवसर देना विद्यार्थियों को लिए ये एक प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभिकथन के रूप में। यहाँ पर प्रश्न हमारा तीसरा आ रहा है और यहाँ पर है, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। इसके पीछे यहाँ पर तर्क दिया है, योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो यहाँ पर ये जो योग्यता का सत्व है ये अस्तित्व है, यहाँ पर अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर ए आर दोनों सही है या फिर आर ए की सही व्याख्या करता है? ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर है ए आर दोनों यहाँ पर गलत हैं। तो यहाँ पर ए आर दोनों ही यहाँ पर गलत होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना होती है? कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता, अवसरचिंतन है, विमर्शात्मक लेखन है। तो यहाँ पर कार्यात्मक स्थिरता जो होती है, जब ये आती है तो समस्या समाधान में कहीं ना कहीं ये अवरोध होने की संभावना पैदा करती है। तो कार्यात्मक स्थिरता ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? तो यहाँ पर है, प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थी से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, या फिर विद्यार्थियों को में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो देखिए, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की बात हो रही है और उसके लिए विद्यार्थियों को विमर्श हेतु हम समय देंगे। तो ये ऑप्शन बी बन जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर। सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? यहाँ पर है, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, व्यक्तित्व भिन्नताओं का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में जिनके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है वो होती है रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं जो होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती के कारण बनता है या कारण होता है? स्केच बनाना, वाचन, देखना, सुनना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्केच बनाना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी को सहजता से शामिल करने की बात, और इसमें यदि हम देखें तो जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। और डी है, इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल कार्य देना चाहिए। तो ऑप्शन सी होगा, जो लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप में संप्रेषित करना चाहिए, ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें उत्तर बनेगा।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वालीनता विकार से जूझते विद्यार्थी की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या यहाँ पर होने वाली है? तो उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल होगा, आवेगशीलता होगी, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल होगा, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर होगा। तो देखिए यहाँ पर स्वालीनता विकार से विद्यार्थी जूझ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं अवरुद्ध संप्रेषण कौशल बच्चे में देखने को मिलेगा और इसके लिए विकल्प सी होगा उत्तर यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालिता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? तो यहाँ पर बच्चों में प्रतिभाशालिता किस प्रकार से परिलक्षित होगी? बुद्धि का निम्न स्तर, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना या फिर छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाने की अक्षमता। तो यहाँ पर बच्चों में प्रतिभाशालिता जो है किस प्रकार से परिलक्षित होती है? तो बोधगम्यता का उनका स्तर जो होता है वो उच्च होता है। ऐसे बच्चों को प्रतिभाशालिता उनके अंदर देखने को मिलती है और इसके लिए विकल्प बी होगा उत्तर। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नवीनता संप्रति क्या सुझाता है? बाल्यावस्था और किशोर अवस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है या केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती, वातावरण नहीं। और डी है, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रति जो है वो सुझाता है कि बाल्यावस्था और किशोर अवस्था जो होती है ये पूरी अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही संवेदनशील मानी जाती है। इसके लिए विकल्प ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय कारक परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं या फिर कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते। डी है, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप ये देते हैं। ऑप्शन बी होगा उत्तर। अगला प्रश्न है, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ जो है वो कहाँ से शुरू करता है? विद्यालय, माता पिता, अखबार, मीडिया। तो देखिए बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ जो है वो अपने माता पिता से शुरू करता है, क्योंकि सबसे शुरुआत वहीं से बच्चे की होती है समाजीकरण की। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? तो यहाँ पर जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं उनमें से संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है जहाँ पर बच्चे जो हैं वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऑप्शन बी। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है? संचलन, स्कीमा, अनैच्छिक सहज क्रियाएं या फिर संप्रत्यय। तो इन्हें हम जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की जो व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं वो कहलाती हैं स्कीमा। ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की थी? यहाँ पर है लॉरेंस कोलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत, इससे एक प्रश्न बनता है और उत्तर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से की महत्वता पर जोर देते हैं। यानी कि जो लेव वाइगोत्स्की की है ये किसकी महत्वता पर जोर देते हैं? संस्कृति, परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि या फिर है पुनर्बलन। तो यहाँ पर ये संस्कृति पर बल देंगे, इसकी महत्वता पर जोर देंगे। ऑप्शन ए। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? यहाँ पर है बी.एफ. स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग या लेव वाइगोत्स्की। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो हैं इन्होंने नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था और ये लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर अभिकथन का है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन, अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए।
और विद्यार्थी को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी के साथ में तर्क है इसके पीछे एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। अब इसके लिए सही विकल्प कौन सा हम चुनते हैं, तो क्या यहाँ पर ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है? बिल्कुल, यहाँ पर ए आर दोनों ही सही हैं और आर जो है ए की यहाँ पर सही व्याख्या भी करता है। तो इसके लिए विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। बुद्धिलब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड है, गुणात्मक आकलन का प्रयोग है, संस्कृति संवेदनशीलता पर ध्यान रखना और बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को में शामिल करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो बुद्धिलब्धि है उसके परीक्षणों की आलोचना करने का जो आधार क्या है, वो पक्षपाती एक मानदंड होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभिकथन के रूप में फिर प्रश्न है यहाँ पर, अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें, उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। तर्क इसके पीछे ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतर्क्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। अब इसके लिए कौन सा हमारा यहाँ पर विकल्प सही होगा? तो देखिए दोनों ही, यदि हम कथन को और उसके पीछे जो छुपा हुआ तर्क है उसको देखते हैं तो यहाँ पर ए आर दोनों ही सही है, यानी कि दोनों ही यहाँ पर तर्क भी सही है, कथन भी सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। तो विकल्प ए होगा उत्तर। अगला प्रश्न है, भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी है, अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही स्मृति को भी प्रभावित करती है। ना तो अधिगम को प्रभावित करती है ना ही स्मृति को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन सी के साथ में कि ये भावनाएं जो होती हैं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही साथ ये स्मृति को भी प्रभावित करती है। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो, बहुत ही अमूर्त हो। तो विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होंगे यदि कार्य उनके जीवन से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, विषय से संबंधित जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से यहाँ पर बचना चाहिए और ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? पहले पढ़ाए गए विषय के ज्ञान को संबद्ध करना, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, रचनावत पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय संस्कृति से विमुखता का जो भाव होता है वो अधिगम में बाधा उत्पन्न करेगा, ऑप्शन बी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है, चिंतन को सुसाधित करती है, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं होती और डी है का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखें तो भाषा जो है वो चिंतन को सुसाधित करती है, ऑप्शन नंबर बी होगा प्रश्न के लिए एक विकल्प सही। वैकल्पिक विषयों में के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जेंडर रूढ़िवादिता, समावेशी उपागम, जेंडर समानता, खोजी उपागम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर उत्तर। कक्षा में विविधता का अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में रिक्त स्थान है, समस्या, संसाधन, रुकावट या फिर बाधा। तो कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक प्रकार का यहाँ पर संसाधन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर उत्तर। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में अध्यापक के द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक के द्वारा किया गया मूल्यांकन, सी है विद्यार्थियों के द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन या फिर मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा किया गया मूल्यांकन।
तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए जब अधिगम का रूप जब वो बन जाता है मूल्यांकन, तो वो होगा विद्यार्थियों के द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है अभिकथन के रूप में, यदि किसी नए संप्रति को सीखने के समय अध्यापिका के द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और इसके पीछे तर्क है सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। क्या यहाँ पर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है? ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत है, और डी है ए आर और दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ए सही लेकिन आर गलत है। तो दोस्तों ये आज के जो 30 प्रश्न हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र संबंधित, ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।